इंदौर के कॉलेज के एमबीए के छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिस पर शाम के वक्त अचानक से कुछ मैसेजेस आते हैं। उस ग्रुप में जुड़े लगभग सभी मेंबर्स ने वो मैसेज देख लिए। एक के बाद एक जैसे ही लोगों ने वो मैसेज देखे सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई मैसेज साधारण मैसेज नहीं थे, वो अश्लील वीडियो थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वो जिस लड़की के अश्लील वीडियो थे वो उसी के नंबर से उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए जा रहे थे। धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज और कॉलेज प्रबंधन में फैल गई। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हर एक मेंबर के फ़ोन में वो वीडियोज़ और वो फ़ोटोज़ पहुंच चुके थे जो कि काफ़ी अश्लील। हालांकि ये बात कॉलेज प्रबंधन तक पहुंची और उन्होंने ग्रुप के एडमिन से रिक्वेस्ट की कि इस तरह के सारे मैसेजेस को डिलीट कर दिया जाए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वो मैसेज और वीडियो डिलीट तो कर दिए गए, लेकिन तब तक हर किसी के फ़ोन में वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाउनलोड हो चुके थे। जब यह मैसेज पूरी कॉलेज परिसर में आग की तरह फैल गई तो उसके बाद कॉलेज प्रबंधन की ओर से उस लड़की को कॉल किया गया, लेकिन उस लड़की का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद कॉलेज की डायरेक्टरी से उसके परिवार वालों का नंबर निकाला, उसमें उसके पापा का नंबर मिल जाता है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से उसके पापा को एक कॉल किया जाता है तो उसके पापा ने फ़ोन उठाया और उसके पापा को सारी घटना के बारे में बताया जाता है कि आपकी बेटी इस तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पोस्ट कर रही है, जबकि ये आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियो उसी के हैं और ख़ुद ही ऐसा काम क्यों कर रही है। अगर किसी के साथ में पर्सनल होते वक्त इस तरह की गलती हो गई है तो ये वीडियो जो फ़ोटोज़ पोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। उसके फादर के पास में कोई भी जवाब नहीं था। कॉलेज की तरफ से जो फ़ोन आया था वो कट ही पाया था कि उनके फ़ोन पर एक एक करके बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। ज़्यादातर ये फ़ोन उनके रिलेटिव्स या जानने वालों के थे। हर किसी का कहना सिर्फ यही था कि आपकी बेटी आपके हाथ से निकल गई है, उसने इतने घिनौने और गंदे काम किए हैं कि अब उसे अपनी वीडियो और फ़ोटो खुद ही लीक करने पड़ रहे हैं। लड़की के पिता के लिए ये परेशानी वाली बात तो थी ही कि जिसकी बेटी के ऐसे अश्लील एमएमएस टाइप के वीडियोज़ लीक हो जाएं और वो भी उसके नंबर से लीक हो जाएं, तो सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो थी। लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि उनकी बेटी आखिर ऐसा कर क्यों रही है। चलिए ठीक है, अगर इस तरह की वीडियो बन भी गई तो इस तरह की वीडियो खुद अपने नंबर से पोस्ट क्यों कर रही है, उनकी समझ में नहीं आ पा रहा था। तो चलिए दोस्तों बताते हैं क्या है ये पूरी कहानी। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर के अंतर्गत एक थाना आता है द्वारकापुरी और उस थाने के अंतर्गत भी एक जगह आती है अंकल वाली गली। उस गली की बात है 12 फरवरी 2026 की शाम को जब लोग ड्यूटी करके ऑफिस से अपने घरों के लिए आ रहे थे या फिर जो लोग शाम को घरों से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले हुए थे, उन्हें उस गली में एक अजीब तरह की बदबू मालूम हो रही थी। लोगों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू करी, ये किस तरह की बदबू आ रही है, यहाँ पर क्या हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा हो सकता है नाले में कोई जानवर गिर के मर गया हो, उसके सड़ने की वजह से आ रहा है। कोई कह रहा है कि हो सकता है इस मकान में 2-4 चूहे मर गए होंगे, उसकी वजह से ये सड़ने की वजह से बदबू आ रही है। और ये वक्त था उस समय शाम का, तो लोग घरों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बदबू तब ज़्यादा हो जाती है जब अगली सुबह लोग उठते हैं और अपने अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो वो बदबू इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के मकान वालों को रहना मुश्किल हो जा रहा था। वो लोग घर से बाहर निकले और सब लोगों ने मिलकर पता लगाने की कोशिश करी कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। तो पता चलता है कि उस कोने के एक मकान के बाहरी कमरे से ये बदबू आ रही है, लेकिन उस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। तो लोगों ने आपस में मिलकर बात की और पुलिस को कॉल किया। कुछ देर बाद ही पुलिस घटनास्थल पर आ जाती है और पुलिस ने देखा कि ताला लगा हुआ है और खिड़कियां भी अंदर से बंद हैं। तो पुलिस और वहाँ के मौजूदा सभी लोगों ने मिलकर आपसी सहमति से उस कमरे का ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस अंदर गई, मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने बेड पर बिस्तर पर एक लाश पड़ी हुई थी, वो कंबल से पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन जब कंबल हटाकर देखा गया तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो लड़की पूरी तरह से न्यूड थी और उसको देखने से लग रहा था कि उसके साथ में बहुत ही गलत किया गया है। उसके चाकू भी मारे गए थे और लाश पूरी तरह से फूल चुकी थी। फूलने की वजह से उसमें बदबू भी आ रही थी, लोग वहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे।
जब आसपास के लोगों से पूछताछ करी गई कि ये लाश किसकी हो सकती है तो लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। जब उस मकान के मालिक को बुलाया गया और उससे पूछा कि इस कमरे में कौन रहता था, क्या ये लड़की रहती थी, तो उस मकान मालिक ने कहा कि नहीं, इस कमरे में कोई भी लड़की नहीं रहती थी। इस कमरे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था पीयूष धनौतिया। वो MBA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसी को ये कमरा दिया हुआ था। उस मकान मालिक से उसका नंबर लिया और उसके नंबर पर कॉल किया गया। हालांकि उस लड़के का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने उस लाश को हिरासत में लिया और छानबीन शुरू कर दी और उस रूम के आसपास जो भी लोग रहते थे उनसे पूछताछ शुरू कर दी कि इसमें कौन रहता था कौन नहीं। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक लड़का रहता था जो अक्सर आता जाता रहता था, देखने से कुछ नशेड़ी टाइप का लगता था। थोड़ी छानबीन पता करने पर पता चला कि उस लड़के के पापा का नंबर मिल जाता है और उस पर कॉल की जाती है। उस लड़के के पापा का नाम होता है घनश्याम। वो एक किराना स्टोर चलाते हैं। उनके फ़ोन पर जब फ़ोन किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आपका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से मेरी बात नहीं हो पा रही है, वो कहाँ है नहीं पता। तो पुलिस उन्हें बताती है कि वो 2-3 दिन से लापता है और वो जहाँ रहता है वहाँ पर एक लड़की की लाश बरामद हुई है, आप यहाँ पर आ जाइए। पीयूष के पिता घनश्याम भी घटनास्थल पर आते हैं और लाश को देखकर वो भी नहीं पहचान पाते कि ये लड़की कौन। वो भी अगर फ़ोन ट्राई करते हैं तो उसका नंबर नहीं मिलता है। तभी पुलिस को पता चलता है कि एक लड़की के गायब होने की भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो पुलिस ने उसके पिता को बुलाया। जब उस लड़की के पिता वहां पर पहुंचते हैं और लाश को देखते हैं तो लाश को देखने से तो वो भी नहीं पहचान पाते, लेकिन जब उनकी नज़र उसके सॉक्स पर पड़ती है तो पहचान लेते हैं कि हाँ, ये तो मेरी लड़की की ही लाश है। ये सॉक्स मेरी बेटी ने ही पहने हुए थे। और वे बुरी तरह फूट कर रोने लगते हैं। जब पुलिस उन्हें समझाती बुझाती है और ढांढस देती है कि ठीक है, अब जो भी हुआ वो गलत हुआ, इसके लिए हम जांच कर रहे हैं और इसके आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाएंगे। जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी आखिर लास्ट टाइम कब और कैसे कहाँ गई थी। तब उन्होंने बताया कि 10 फरवरी के दिन सुबह मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मुझे आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवाने हैं, जिसकी वजह से हमें कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को कलेक्ट्रेट के गेट पर उतार दिया और मैं किसी काम से दूसरी जगह चला गया। मैंने कहा बेटा तुम अपना काम करा लो और घर पर पहुंच जाना। हालांकि शाम को जब उनकी बेटी घर नहीं पहुंचती तो अपनी छोटी बहन को एक मैसेज करती है कि मेरा एक दोस्त है, कॉलेज का ही फ्रेंड है पीयूष, आज उसका बर्थडे है और मैं उसके साथ रात को 11 बजे तक रहूँगी, लेट से घर पहुंच जाऊँगी, चिंता मत करना। तो उसकी बहन कहती है कि ये मैसेज तू डायरेक्ट पापा को खुद क्यों नहीं देती, मुझे क्यों बता रही है। तो उसने कहा कि मुझे बताने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तू पापा को मैसेज दे देना। करीब 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, तब तक वो घर नहीं पहुंचती है। तो उसके बाद फिर से एक मैसेज आता है कि अब मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। जब उसके पापा को पता चलती है तो उसकी बहन और पापा उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर पीयूष का रूम होता है, लेकिन पीयूष का रूम बाहर से बंद था, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। और उसके बाद उनकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चलता, ना ही नंबर लगता है और ना ही कोई मैसेज डिलीवर होता है। उसके बाद से वो थाने में जाते हैं और गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस ने टीम बनाई और उन नंबरों को ट्रैकिंग पर लगाया। जो नंबर पीयूष और उस लड़की जो छात्रा जिसका कत्ल हुआ था उसका ट्रेसिंग पर लगाया तो पता चलता है कि वो लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र की तरफ जाती है, कभी गोवा की तरफ जाती है। तो पुलिस ने हर जगह पर एक अलर्ट लगा दिया और एक टीम गठित करी और उन्होंने वो नंबर ट्रेसिंग पे तो पहले से ही लगाया हुआ। तब जाकर पता चलता है कि मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के नीचे वो नंबर ऑन है। वहाँ पर पुलिस जाकर देखती है, पीयूष वहाँ पर मिल जाता है और पीयूष को वो लोग गिरफ्तार करके इंदौर ले आते हैं। फिर उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उसे 3 दिन की रिमांड में पुलिस की हिरासत में दे देती है। जब पूछताछ हुई तो पीयूष ने पुलिस को बताया कि वो 8 सितंबर 2024 से एक दूसरे को जानते थे। वो कॉलेज में एक फंक्शन के दौरान मिले थे और उसके बाद से वो लगातार मिलते रहे। धीरे धीरे मिलने के बाद उन दोनों में प्यार हो गया और ढेर सारी बातें करने लगे। इस दौरान उसने 3 जगह रूम चेंज करे थे और वो हर जगह रूम पर आया जाया करती थी। उस दौरान उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध भी काफ़ी बार बने। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन पीयूष का कहना था कि पहले जॉब लग जाए, उसके बाद में वे दोनों एक साथ रहने लग जाएंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि उसके फ़ोन में एक चैटिंग ऐप है और उसने देखा तो पता चला कि वो किसी और से भी बात करती है
और उसी दिन से पीयूष को उससे घृणा होने लगी। उसे लगा कि ये मुझे चीट कर रही है, ये किसी और से भी बात करती है। हो सकता है बाद में ये शादी के नाम पर मुकर जाए और किसी और के शादी कर ले, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर वो नशे का आदी बन गया, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने लगा और उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस लड़की को अपने रास्ते से ही हटा दिया जाए। अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये वाली बात सोचकर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और उसने उस लड़की को ख़त्म करने का प्लान बनाया। और धीरे धीरे वो दिन आ ही गया जब 10 फरवरी 2026 के दिन इसने उसे बुलाया और ये कहा कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। वो छात्रा उसके रूम पर पहुँचती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और वो उसके हाथ और पैर और मुंह बांध देता है। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चिल्लाए या फिर ये इसके प्यार करने का कोई नया तरीका है, उसके समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसने एक एक करके उसके बदन से सारे कपड़े भी उतार दिए और उसका मुंह बंधा होने की वजह से वो चीख या चिल्ला भी नहीं सकती। वो उसके सीने पर बैठ गया और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने बताया कि वो लाश के पास में बैठकर उसने नशा भी करा और उसके बाद में वो मेडिकल स्टोर से कुछ पिल्स, पावर बढ़ाने की पिल्स लेकर आया। उन्हें खाने के बाद उसने सबके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाया और जब उसका मन भर गया उसके बाद में उसने रूम बंद करा और वहाँ से चला गया। और उसके बाद उसने उसी लड़की के फ़ोन से कई सारे वीडियोज़, फ़ोटोज़ लीक कर दिए, अलग अलग ग्रुप्स में डाले, फैमिली ग्रुप्स में डाले, उसके MBA कॉलेज के ग्रुप में डाले और उसकी बहन को एक मैसेज छोड़ा कि अब नहीं आऊँगी, बहुत दूर चली गई हूँ। दोस्तों, पीयूष की मानसिक हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो साइको टाइप का हो गया है, क्योंकि वो काफ़ी नशे का आदी भी हो गया है और हर बार पुलिस को एक नया बयान दे रहा है। हर बार वो अपने बयान भी बदल रहा है। क्या वो जानबूझकर अब ऐसा कर रहा है या फिर वो नशे की हालत में ऐसा हो गया है, ये अभी तक पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही उसने अपने बयान में एक बार ये भी बताया कि वो जब मुंबई, महाराष्ट्र में था तो उसे उस लड़की से मिलने की याद आई तो उसने यूट्यूब पर देखकर आत्मा से बात करने वाली टोटका भी किया, जिसके लिए वो बाज़ार से तरह तरह के सामान, चूड़ी, गुड़िया और पता नहीं लिपस्टिक क्या क्या लेकर आया और उसने एक टोटका भी करा और आत्मा को अपने बस में करने की कोशिश भी की। हालांकि ये एक मनगढ़ंत कहानी बता रहा है या फिर ऐसा किया, अब ये तो वही जानता है। अभी भी पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि इसके आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर दिलाई जाएगी। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना और सूचित करना है। क्योंकि आज के डेट में समाज में कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ गई हैं, हमारे सबके अपने बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तो उन सबको इस तरह की कोई भी काम करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं तो कुछ ऐसा ना करें, कुछ ऐसा शूट ना करें ताकि आने वाले आगे दिनों में आपके और आपके परिवार की जो निजी ज़िंदगी है वो कठिनाई में पड़े। इसलिए सतर्क रहें और सावधान।